नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ था आपका यूपी टेट 3 जुलाई 2026 को जो परीक्षा आपका हुआ था प्राइमरी लेवल का। उस परीक्षा में जो सभी आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में, उन सभी 150 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम लोग 30 प्रश्न और एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे जो आपका लैंग्वेज सेकंड के रूप में, जैसे कि दो लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड में आपका इंग्लिश है, अंग्रेजी है। लेकिन लैंग्वेज सेकंड के रूप में हम एक और भाषा को ऐड करेंगे, यानी कि संस्कृत को। तो संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, तो टोटल आपका ये यहाँ पे 180 क्वेश्चन हो जाएगा। तो पूरे 180 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूपी टेट 3 जुलाई 2026 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का सभी 180 प्रश्न हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि परीक्षा आपका यूपी टेट 3 जुलाई 2026 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। पहले भाग में आपका प्रश्न आया था सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 पहला पूछा गया है, शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है। यहाँ पहले नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास उन्मुखी मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर पहला? क्योंकि यहाँ पे कैरोल ड्वेक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षक बच्चे की जन्मजात योग्यता के बजाय उसके प्रयास और मेहनत की सराहना करते हैं, तो बच्चे यह सीखते हैं कि बुद्धि और कौशल को विकसित किया जा सकता है। इसे ही विकासोन्मुखी मानसिकता कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहले नंबर के प्रश्न में करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। 2 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं, काउंसलिंग एंड सपोर्टिव साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन सर्विस। डी ऑप्शन क्यों सही होगा? क्योंकि घरेलू समस्याओं या अस्थिरता से जूझ रहे बच्चे गहरे भावनात्मक आघात से गुजरते हैं। उन्हें सजा जैसे कि कक्षा से निलंबन देने के बजाय सहानुभूति और उचित मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि वे ट्रॉमा से उबर सके, बाहर निकल सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आगे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण और वर्गीकरण, कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्यों सही होगा? क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक होती है, और 7 से 11 वर्ष कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बच्चा संरक्षण, यानी कि यह समझना कि आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, और वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है। इसलिए आपका संरक्षण और वर्गीकरण, कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आगे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है, ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके। तो यहाँ 4 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकास टिकट, एग्जिट टिकट। क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी? देखिए, एग्जिट टिकट एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावी फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन टूल होता है। इसमें कक्षा खत्म होने से ठीक पहले बच्चों से एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है, जिससे से शिक्षक को तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आज का पाठ बच्चों को कितना समझ आया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है,
समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह 5 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। एम्फेसाइज रिमूविंग इन्वायरमेंटल बैरियर्स। क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी? इसलिए होगा क्योंकि विकलांगता का सामाजिक मॉडल यह मानता है कि समाज का ढांचा और पर्यावरण जैसे सीढ़ियाँ, संकीर्ण दरवाजे या लोगों का नजरिया व्यक्ति को विकलांग बनाते हैं, न कि उनकी शारीरिक स्थिति। इसलिए समावेशी शिक्षा इन बाहरी बाधाओं को हटा करके शिक्षा को सुलभ बनाने पर जोर देती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 6 नंबर पे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। 6 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, स्मृति सहायक अर्थात मेनेमोनिक डिवाइस। देखिए, निमोनिक्स या स्मृति सहायक वे तकनीकें हैं जो नई जानकारी को पहले से याद किसी बात या पैटर्न या शब्द, जैसे कि इंद्रधनुष में क्या होता है, विबग्योर होता है, VIIBGYOR, विबग्योर। तो इस तरीके से जोड़कर याद रखने में मदद मिलती है स्मृति सहायक में, यानी कि निमोनिक्स डिवाइस में। यानी कि भी से आप जो इंद्रधनुष को याद करना है तो आप VIBGYOR याद करेंगे, तो ये ट्रिक होता है। इसी को बोलते हैं मेनोमिक्स डिवाइस या स्मृति सहायक। नेक्स्ट आगे 7वां क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक समावेशन डैश डैश किसको बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देता है समान अवसर को, ऑप्शन नंबर डी, इक्वल अपॉर्चुनिटी को। क्योंकि जब कक्षा में लड़के लड़कियां और अन्य जेंडर के बच्चों को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के एक साथ शिक्षा दी जाती है तो यह स्पष्ट रूप से सभी छात्रों को आगे बढ़ने और सीखने का समान अवसर प्रदान करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न पूछा गया है, विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है कि 8 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बाल विकास के दो मुख्य दिशात्मक सिद्धांत हैं। एक होता है सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ होता है कि विकास शरीर के मध्य भाग यानी कि रीढ़ यानी कि केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर, कंधे से हाथों और फिर उंगलियों की ओर बढ़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 9 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी? क्योंकि छोटे बच्चे अपनी पहचान बना रहे होते हैं। यदि उन्हें बार बार बताया जाए कि वे दूसरों से पीछे हैं या उनकी तुलना तेज बच्चों से की जाए तो उनमें हीन भावना आ सकती है, जो सीधे उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को तोड़ती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है, मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चों के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या सेक्शन या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ 10 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्यों करेक्ट होगा? देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड शिक्षक के द्वारा बच्चे के व्यवहार या कक्षा में घटी किसी विशेष घटना का एक संक्षिप्त तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ लिखित विवरण होता है। यह बच्चे के दैनिक जीवन के विकास का एक ट्रैक रखने में मदद करता है। इसलिए आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसी होनी चाहिए? 11 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप, एडॉप्टेड टू लर्नर्स नीड। क्यों? देखिए, समावेशी कक्षा में अलग अलग क्षमताओं और जरूरतों वाले बच्चे होते हैं, इसलिए एक ही तरह का स्टडी मटेरियल TLM सब पर काम नहीं कर सकता है। इसे बच्चों की विशिष्ट जरूरतों जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि या ऑडियो के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए। जहां जिसकी जिस तरीके से जरूरत है उसको उस हिसाब से सुविधा देना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी के कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यहाँ 12 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण, क्रॉस एज ट्यूटोरिंग। देखिए, जब एक बड़ी उम्र या ऊंची कक्षा का छात्र यानी कि वरिष्ठ छात्र किसी छोटी उम्र या निचली कक्षा के छात्र को पढ़ाता या मार्गदर्शन देता है तो इस प्रक्रिया को क्रॉस एज ट्यूटरिंग यानी विभिन्न आयु वर्ग का शिक्षण कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, रिसीव फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स। क्योंकि देखिए, संचार कम्युनिकेशन हमेशा एक दो तरफा प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस है। शिक्षक की बात बच्चों तक सही से पहुंची या नहीं, यह तभी पता चलता है जब बच्चे अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 14 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। 14 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कक्षा और घर की स्थितियां, क्लासरूम एंड होम कंडीशन। क्यों होगा? देखिए, परिपक्वता, प्रतिवर्ती व्यवहार और आनुवंशिक विरासत व्यक्ति के आंतरिक या जैविक कारक होते हैं, बायोलॉजिकल कारक होते हैं, जबकि कक्षा और घर का माहौल बाहरी पर्यावरणीय कारक है जो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 15 नंबर पर अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ए रिलेटिवली लास्टिंग चेंजेस इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी? देखिए, मनोविज्ञान में अधिगम की सबसे प्रमाणिक परिभाषा यही है कि यह अभ्यास या अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में आने वाला एक ऐसा बदलाव है जो लंबे समय तक टिकता है, यानी कि अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न है कि सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। इट्स प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर इफेक्टिव एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर डी आपका इसलिए सही हो रहा है क्योंकि एडवर्ड थॉर्नडाइक यानी कि ईएल थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम, लॉ ऑफ रीडनेस के अनुसार कोई भी बच्चा तभी बेहतर और प्रभावी ढंग से ज्ञान ग्रहण कर सकता है जब वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से नया ज्ञान सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न है, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है। ये 17 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विकासोन्मुखी मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, जो बच्चा हार नहीं मानता और अपनी गलतियों से सीखकर प्रयास जारी रखता है उसकी मानसिकता विकासोन्मुखी होती है। वह मानता है कि उसकी क्षमताएं जन्मजात फिक्स नहीं है बल्कि निरंतर मेहनत से उन्हें बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, विभेदित शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के सीखने का स्तर और तरीका अलग होता है। जब शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचान कर उनके अनुसार अलग अलग रणनीतियां, कंटेंट और गतिविधियां इस्तेमाल करता है तो इसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित शिक्षण कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श डैश डैश को कम करने में सहायक होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चिंता और अलगाव, एंग्जाइटी एंड विथड्रॉवल।
देखिए, छोटे बच्चों को जब काउंसलिंग परामर्श दी जाती है तो इसका मुख्य उद्देश्य उनके मन के डर यानी एंग्जाइटी, चिंता और स्कूल में महसूस होने वाले अकेलेपन, अलगाव को दूर करना होता है ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 20वां प्रश्न है, पुनर्बलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, प्रतिक्रिया का दर, रेट ऑफ रेस्पॉन्स। क्योंकि बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन अनुसूचियां यह तय करती हैं कि कोई प्राणी या बच्चा कितनी जल्दी या कितनी बार किसी वांछित काम यानी प्रतिक्रिया को दोहराएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्रतिक्रिया का दर जो है आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न है, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह डैश डैश किसका उदाहरण है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, शैक्षिक मार्गदर्शन, एजुकेशनल गाइडेंस। क्यों होगा? क्योंकि चूंकि यहाँ सीधे तौर पर शैक्षणिक क्षमता, एकेडमिक परफॉर्मेंस और अध्ययन तकनीकों को सुधारने की बात हो रही है, इसलिए यह करियर या व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से स्कूल आधारित शैक्षिक मार्गदर्शन है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 22वां प्रश्न है, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उच्च स्तरीय सोच, हायर ऑर्डर थिंकिंग। क्योंकि बच्चों को केवल उत्तर रटने के बजाय यह समझाने के लिए प्रेरित करना कि उन्होंने वह उत्तर क्यों और कैसे चुना, उनके मस्तिष्क में विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करता है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार इसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसको बोलते हैं HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स कहते हैं। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 23वां प्रश्न है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है कि। तो 23 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, लगातार प्रगति, कंसिस्टेंस प्रोग्रेस। देखिए, लर्निंग कर्व, सीखने का वक्र पर जब ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा होता है तो इसका सीधा अर्थ है कि समय और अभ्यास के साथ शिक्षार्थी के ज्ञान और कौशल में बिना रुके लगातार सुधार आ रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पेपर में। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो है इसको स्लाइड बना लिया है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे सके। आगे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने बताया था कि 7 क्वेश्चन जो थे वो आपके पेपर में साफ दिख नहीं रहे थे, तो वो 7 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। 23वां क्वेश्चन जो था हम लोगों ने हल कर लिया था, ये लगातार ऊपर की ओर जो बढ़ता हुआ, ये कौन सा है आपका, इसमें आपका लगातार प्रगति था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हुआ था। आगे 24वां क्वेश्चन जो पेपर में दिया गया है वो दिया गया है आपका, इमोशनल आउटबर्ड्स इन प्राइमरी चिल्ड्रेन आर बेस्ट हैंडल्ड बाय। प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। तो 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके, कॉम गाइडेंस एंड डिस्कशन। क्योंकि देखिए, छोटे बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रहे होते हैं। यदि कोई बच्चा गुस्से में है तो उसे सजा देने से स्थिति बिगड़ती है। शिक्षक को शांत रह करके बच्चे से बात करनी चाहिए ताकि वो अपनी भावनाओं को समझना सीख सके। ठीक है, आगे 25वां क्वेश्चन है, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे। तो ये अर्थ है आपका, अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चन एंड टेक्स्ट आइडियाज। देखिए, पियाजे जैसे रचनावादी मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट माना है। इसका मतलब है कि बच्चे निष्क्रिय श्रोता नहीं होते हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से दुनिया का अवलोकन करते हैं, सवाल उठाते हैं, खोजबीन करके अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 26वां प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक के द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भागीदारी और गरिमा, पार्टिसिपेशन एंड डिग्निटी। क्योंकि समावेशी शिक्षा का मूल आधार यह है कि कक्षा में हर बच्चे को गरिमा सम्मान मिले और वह बिना डरे भाग ले सके। अगर किसी श्रवण बाधित बच्चे को मजाक उड़ाया जा रहा है और शिक्षक चुप है तो यह उस बच्चे के आत्मसम्मान और सुरक्षित भागीदारी के अधिकार का सीधा उल्लंघन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27 कह रहा है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबिंबित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। क्योंकि इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग में अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अप्रतिबंधित उद्दीपन जैसे कि भोजन हमेशा प्राकृतिक रूप से एक अनकंडीशन रिस्पांस, अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया जैसे कि लार टपकना पैदा करता है। इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं लगती है, यह प्राकृतिक है, नेचुरल है, बाय डिफॉल्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा था कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है। यह दर्शाता है व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड, पनिशमेंट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। मनोवैज्ञानिक स्किनर दृष्टि से दंड, पनिशमेंट वह हर चीज जो किसी व्यवहार के होने की संभावना को कम कर देती है। बच्चों का मजाक उड़ाना यहाँ एक दंड के रूप में काम कर रहा है, जिसके डर से उस बच्चे ने बोलने का व्यवहार ही बंद कर दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा था कि माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पुनः योजना बनाना, रीप्लान करना। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का चक्र जो चलता है उसमें सबसे पहले आपका योजना प्लान आता है, फिर शिक्षण आता है, फिर फीडबैक आता है, फिर रीप्लान आता है, फिर रीटीच आता है। तो फीडबैक के बाद शिक्षक कमियों को दूर करने के लिए फिर से पाठ योजना रीप्लान बनाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर पे आपका प्रश्न है सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में आखिरी क्वेश्चन होगा, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे एक समय में केवल एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं, सेंट्रेशन। लेकिन मूर्त अवस्था में आते आते वे विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग सीख जाते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु या स्थिति की लंबाई, चौड़ाई और अन्य पहलुओं को एक ही समय में समझ पाना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 31। अब यहां से भाग 2 शुरू हो रहा है हिंदी का, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी। वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यह 31 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निश्चित सर्वनाम। क्यों सही होगा, क्योंकि इस वाक्य में वह जो शब्द है, ये क्या, ये वह जो शब्द है किसी प्राणी यानी कि भेड़िए या कुत्ते की ओर निश्चित रूप से संकेत कर रहा है। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो। हिंदी व्याकरण के अनुसार जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है जैसे कहाँ, तो वाक्य के अंत में अनिवार्य रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 33वां प्रश्न है कि अंग ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है। ये आपका क वर्ग में आता है, क ख ग घ अंग, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे 34वां प्रश्न पूछा गया है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। जैसे कि ऊष्म व्यंजन में आपका आता है तीनों सौ,
स, स और ह। तीनों स और ह इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर निकलती है, जिससे कि ऊष्मा गर्माहट पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आगे 35वां प्रश्न है कि नाक में दम करना का अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है परेशान करना, यानी कि इसका सीधा अर्थ होता है किसी को बहुत अधिक तंग करना या परेशान करना। 36वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द श ध्वनि का सही उदाहरण है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा शब्द में तालव्य श का प्रयोग हुआ है, तालव्य श का प्रयोग हुआ है ये, जबकि खटकोण में मूर्धन्य श और संस्कार तथा रस में दंत स का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि निम्न में तद्भव कौन सा है। तो तद्भव है आपका इसमें गांव, ऑप्शन नंबर बी गांव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गांव एक तद्भव शब्द है जिसका संस्कृत तत्सम रूप होता है ग्राम। तत्सम रूप क्या होता है इसका, ग्राम होता है। आगे 38वां प्रश्न, 38वां प्रश्न पूछा गया कि सतधन गुरु का संधि रूप क्या होगा। सदगुरु, क्योंकि यह व्यंजन संधि का नियम है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद कोई सघोष वर्ण जैसे कि ग आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण बदल जाता है, और यहाँ त बदल करके द हो गया है, जिससे कि सदगुरु बनता है। इसलिए आपका सॉरी, हाँ सी सही होगा, क्योंकि द में ये सदगुरु ऐसे लिखा जाता है, स द गुरु, सदगुरु, ये सही है। ऑप्शन में आपका सी सही होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें द में हलंत होना चाहिए। ठीक है। 39, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जहां भी काव्य में एक ही वर्ण अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और इस पंक्ति में जो 100 वर्ण है सुरभि सुंदर सुखद सुमन 4 बार आया, इसे क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। आगे 40वां प्रश्न है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। यह है आपका सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सरल वाक्य। क्यों, क्योंकि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य वह है और एक ही मुख्य क्रिया या विधेय तेज दौड़ता है, तो वह क्या हो जाएगा सरल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 41वां करें कि लड़कपन शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। यहाँ पन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़का में पन जोड़ा गया है तो लड़कपन हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 42वां प्रश्न है कि दुर्धन कर्म का रूप क्या होगा। दुष्कर्म होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग से पहले ई या उ और बाद में क ख प फ में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग 100 आधा ख में बदल जाता है, इसलिए दुर्धन कर्म बराबर दुष्कर्म आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 43 कह रहा 43वां कि इनमें केशव दास की रचना कौन सी है। तो केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशव दास की सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना है रामचंद्रिका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 44वां प्रश्न है खटिया का तुकान शब्द है। खटिया का तुकान शब्द होगा आपका तकिया। तुकांत मतलब होता है राइमिंग वर्ड, जिनके अंत की ध्वनियां समान होती हैं। जैसे खटिया के अंत में तिया ध्वनि है जो केवल तकिया शब्द से पूरी तरीके से मेल खाती है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा तकिया राइमिंग हो जाएगा। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द पहचानिए।
तो उचित बहुवचन यहाँ हो जाएगा आपका हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर बी हस्ताक्षर। क्यों होगा? क्योंकि हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, ये सब शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। आगे 46वां प्रश्न है, व्य संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा। यह बनेगा व प्लस य, ऑप्शन नंबर सी, वो और य आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब यहां क्वेश्चन नंबर 47 से 49 तक का जो है वो गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। युवाओं में ऊर्जा, उत्साह और नए विचारों को अपनाने की क्षमता होती है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यदि युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और अवसर प्रदान किए जाएं तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया गया तो वो यह नकारात्मक दिशा में भी जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि युवाओं को नैतिक मूल्य, कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों को समझें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। बहुत बढ़िया गद्यांश दिया गया है। और अब इस गद्यांश के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर पे। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है? तो बनाता है शिक्षा और कौशल। गद्यांश के तीसरे लाइन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि युवाओं को नैतिक मूल्य, कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को दिशा और अवसर चाहिए। गद्यांश के दूसरे लाइन में लिखा है कि यदि युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और अवसर प्रदान किए जाएं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दिशा और अवसर। 49वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? युवा शक्ति जो है वो राष्ट्र की ताकत है। गद्यांश की पहली ही लाइन में लिखा गया है कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। इसका मतलब है कि युवा ही राष्ट्र की वास्तविक ताकत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 50वां प्रश्न है कि अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? अर्पण का मतलब होता है, अर्पण मतलब होता है किसी को कुछ सौंपना या देना, चढ़ावा, सॉरी ग्रहण, 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 क्योंकि विलोम पूछा है ना तो ग्रहण होगा। क्योंकि अर्पण का अर्थ होता है किसी को कुछ सौंपना, देना, जैसे कि श्रद्धा सुमन अर्पण करना। इसका ठीक विपरीत होता है ग्रहण, ग्रहण करना, जिसका अर्थ होता है लेना या स्वीकार करना। तो ग्रहण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 51 कह रहा है, गुरु प्लस उपदेश का सही संधि रूप क्या होगा? ये हो जाएगा आपका गुरुपदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि का नियम है, दोनों छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 52 नंबर पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो यहाँ आपका अष्टाध्यायी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का महान ग्रंथ है। भवानी विलास, प्रेम पचीसी और भाव विलास ये ऋतुकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे अष्टाध्यायी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञ संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बनेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ग प्लस अ प्लस य। क्योंकि हाँ, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे 54, खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मादा खरगोश होगा, मादा खरगोश। क्योंकि हिंदी में कुछ पशु पक्षियों के नाम नित्य पुल्लिंग, जैसे कि खरगोश, उल्लू, चीता होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द से पहले मादा जोड़ा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 55 का राइट निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? तो सही विराम चिन्ह के साथ है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा मैं कल आऊंगा।
देखिए, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन को लिखते समय हमेशा वक्ता के कथन को उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा जाता है और उससे ठीक पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम हमेशा उद्धरण चिन्ह के अंदर लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 56 नंबर अगला प्रश्न है, सूर्यधन इंद्र का संधि रूप क्या होगा? सुरेंद्र होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सुरेंद्र। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जब अ या आ के बाद ई या बड़ा ई आता है तो दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 57 कह रहा था कि 6 ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? तो महाप्राण है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग जैसे कि च वर्ग में जैसे च छ ज झ इया, इसका दूसरा छ और चौथा झ व्यंजन महाप्राण कहलाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु बाहर निकलती है। आगे 58 कह रहा है, नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें हो जाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया यानी कि दिए के दो कर्म मौजूद हैं, एक फूल यानी मुख्य या निर्जीव कर्म और दूसरा सुचित्रा को तो गौण या सजीव कर्म। तो जहां दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। 59 द प्लस उ मिलकर बनेगा, द प्लस उ मिलकर बनेगा क्या? दू, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 60 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न है हिंदी का, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कम वस्तु और अधिक चाहने वाले। यह एक बेहद प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है जहां किसी वस्तु की आपूर्ति सप्लाई बहुत कम हो लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, जैसे कि सीएनजी, इस समय बहुत डिमांड है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अब यहाँ पार्ट 3 में अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन को लैंग्वेज सेकंड के रूप में हम लोग देखेंगे अंग्रेजी को, और उसके बाद देखेंगे संस्कृत के 30 प्रश्न को। चलिए, तो इंग्लिश में अब आपका 61 क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। नो कैंडिडेट वाज कंसिडर्ड एलिजिबल बिकॉज सी वाज जूनियर डैश द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब। यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। क्यों? देखिए, इंग्लिश में जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर ऐसे तुलनात्मक शब्दों के साथ हमेशा दैन के बजाय टू जो है वो प्रीपोजिशन होता है। दैन के बजाय क्या होता है? टू होता है। इसलिए यहाँ पे आपका सी वाज जूनियर टू द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। आगे 62 62 कह रहा है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां आपको करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सभी बच्चों ने जो है असाइनमेंट कंप्लीट किया है। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ या एवरी वन ऑफ के बाद संज्ञा बहुवचन होती है, लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन ही आती है, इसलिए स्टूडेंट के साथ हैज का प्रयोग क्या है? एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, fill in the blank with the correct form of the verb. If he had worked harder, he dash dashes the competition. यहां आपका 63 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, would have won। would have won क्यों? क्योंकि यह थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एक क्लासिकल उदाहरण है। इसके नियम के अनुसार यदि इफ वाले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस हैड यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो मुख्य क्लास में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। द मैनेजर रिवार्डेड रिया एंड फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो यहां आपका 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इस सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया यानी कि रिवार्डेड के ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस अस। अस मतलब क्या होता है? अस मतलब होता है हमें, इसका प्रयोग होगा, न कि वी या आवर का प्रयोग होगा। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे 65 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस। While the children dash dash in the garden, their mother prepared dinner. Were playing, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वेयर प्लेइंग। क्यों? देखिए, जब अतीत पास्ट में कोई एक काम लगातार चल रहा हो और उसी बीच कोई दूसरा काम हो, तो लंबे समय तक चलने वाले काम को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वेयर प्लेइंग का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 66। सेलेक्ट द करेक्ट फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द नाउन हीरो। हीरो का फेमिनाइन फॉर्म क्या होगा? हीरोइन होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्योंकि अंग्रेजी में हीरो नायक का नायक होता है और हीरोइन क्या होती है? फेमिनाइन जेंडर होती है, नायिका होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 67। सेलेक्ट द सेंटेंस वेयर द नाउन चेंजेस इट्स काइंड अकॉर्डिंग टू यूजेज। यहाँ पे नाउन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? तो यहाँ आपका 67 में राइट आंसर होगा ए। ही ड्रीम्ड ऑफ अ हेवन ऑफ पीस। देखिए, नॉर्मली हेवन स्वर्ग एक प्रॉपर या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता है, लेकिन जब इसके पहले आर्टिकल ए लग जाता है, ए हेवन ऑफ पीस, तो यह किसी विशेष सुखद स्थान को दर्शाने वाले नाउन में बदल जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल। पंक्चुएशन के नियम के अनुसार जब कोई वाक्य किसी डिपेंडेंट क्लास जैसे कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग से शुरू होता है, तो मुख्य वाक्य शुरू होने से ठीक पहले अल्प विराम कॉमा लगाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे कॉमा लगाओ, जैसे कि ऑल्दो इट, हालांकि बारिश आ रही है लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम फुटबॉल खेलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 69। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडजेक्टिव इज यूज एज ए नाउन। यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में नाउन जो है इस सेंटेंस में कहाँ है? तो ये है आपका सी। द पुअर आर इन नीड ऑफ सपोर्ट। द पुअर आर इन नीड ऑफ सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पुअर यानी कि पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। तो पुअर जैसे एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो वह पूरी श्रेणी को दर्शाने वाला बहुवचन संज्ञा बन जाता है। क्योंकि द पुअर बहुवचन है, इसलिए इसके साथ बहुवचन क्रिया आर का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 70 करेंगे चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें आई एस पे समाप्त होते हैं। आई, देखिए इसके लास्ट में क्या है? आई एस है, आई एस है। तो इससे जो समाप्त होते हैं तो उसका जो बहुवचन होता है, जैसे कि एनालिसिस, क्राइसिस, बेसिस, तो उनका बहुवचन प्लूरल बनाने के लिए आईएस को हटा देते हैं, आईएस हटा करके ईएस जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ईएस जुड़ा हुआ है, यही आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 71 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इंटरोगेटिव इज स्ट्रक्चर बट इंपरेटिव इन मीनिंग। 71 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुड यू लेंड मी योर नोटबुक।
देखिए इस वाक्य में बनावट में प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन अर्थ के अनुसार यह कोई जानकारी नहीं मांग रहा है, बल्कि विनम्रता से कोई काम करने का निवेदन करने की पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू लेंड मी योर नोटबुक, क्या आप मुझे अपना किताब थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 72 72 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सी ऑलमोस्ट वोन द रेस। ऑलमोस्ट, देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री यह बताता है कि कोई काम किस हद तक या कितनी मात्रा में हुआ है। यहाँ ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। यहाँ लगभग बता रहा है कि वह जीतने के करीब थी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन रेफरेंस। करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे आपको सेंटेंस में बताने हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर द टीचर स्पोक टू रोहन, रोहन फेल्ट कॉन्फिडेंट। देखिए आफ्टर द टीचर स्पोक टू रोहन, रोहन फेल्ट कॉन्फिडेंस, टीचर से बात करने के बाद से रोहन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। ये जो सेंटेंस दिखा रहा है ये आपका करेक्ट प्रोनाउन को दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में संज्ञा यानी कि रोहन को दोहरा करके इस भ्रम को दूर किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 74 आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस, तो यहाँ करेक्ट सेंटेंसेस कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइदर ऑफ द हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड। देखिए इंग्लिश ग्रामर में नाइदर ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन प्लूरल नाउन यानी कि हाइपोथेसिस होता है, और एक वचन क्रिया वर्ब यानी कि वाज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 75 कह रहा है 75 की फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। रवि इज डैश ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ आपका एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एन, क्योंकि शब्द हॉनेस्ट की शुरुआत एच से होती है, क्योंकि इसमें साइलेंट होता है, इसलिए इसका उच्चारण ओ यानी कि वावेल साउंड से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा आपका? एन होगा। रवि इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। 76 चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली। यहाँ पे मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट शब्द को आपको चुनना है, तो ये हो जाएगा आपका एम्बिशियस, ऑप्शन नंबर ए। देखिए टू के बाद, टू यानी ये वाला टू, डबल टू, टी डबल ओ, टू के बाद एक एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है जो गवाह के बयान का वर्णन करे। एम्बिगियस, अस्पष्ट जिसके कई अर्थ निकलते हैं, यहाँ बिल्कुल जो है एम्बिगियस जो है वो क्या है आपका? अस्पष्ट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 77 चूज द सेंटेंस इन विच द प्रेडिकेट कंटेन ए हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चूज करना है सेंटेंस में प्रेडिकेट के माध्यम से। तो 77 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में प्रेडिकेट में हैव एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड क्या है? एक मुख्य क्रिया मेन वर्ब है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 78 करेक्ट आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट एपोस्ट्रॉफी यूजेज। एपोस्ट्रॉफी यूजेज इसमें हुआ है, तो सी में हुआ है, इट्स मैटर ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इट्स का अर्थ है इट इज, इट्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इट इज, और बहुवचन यानी कि स्टूडेंट्स
यानी छात्रों का, इसके संबंध अधिकार को दर्शाने के लिए एस के बाद एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, एपोस्ट्रॉफी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 79, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द सेंटेंस यू मे गो आउट इफ यू फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम। अगर तुम समय से अपना होमवर्क पूरा कर लेते हो तो तुम जा सकते हो। तो यहाँ आपका कंजंक्शन आपको बताने हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफ। इफ क्यों? देखिए इफ मतलब क्या होता है, यदि। यह एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता है जो वाक्य के मुख्य भाग यानी कि यू में गो आउट को शर्त वाले भाग यानी फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि यदि तुम अपना काम समय से पहले कर लिए, होमवर्क समय से कर लिए, तो तुम जा सकते हो। 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 80, आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट द स्टूडेंट सबमिटेड इट्स कॉन्फिडेंटली। अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद से स्टूडेंट जो है वो बहुत कॉन्फिडेंटली उसको सबमिट कर रहा है। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सबमिटेड, ऑप्शन नंबर बी, सबमिटेड। क्योंकि फाइनाइट वर्ब वह होती है जिस पर कर्ता, सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है। यहाँ सबमिटेड क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है जो भूतकाल दर्शा रही है। हैविंग कंप्लीटेड क्या है, हैविंग कंप्लीटेड एक नॉन फाइनाइट यानी कि पार्टिसिपल क्रिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सबमिटेड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 81, 81 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द मॉडिफायर डेड फंक्शन एज एन इंटेंसिफाई एडवर्ब विद द करेक्ट कलेक्टेड एडजेक्टिव। तो यहां आपका 81 में ऑप्शन नंबर सी, आई एम डेड सर्टेन दैट द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। क्योंकि देखिए इंग्लिश में डेड सर्टेन पूरी तरह से निश्चित, डेड सर्ट मतलब क्या है, डेड सर्टेन का मतलब होता है पूरी तरह से निश्चित, एक फिक्स कॉलोकेशन होता है। यहाँ डेड का अर्थ मृत नहीं है, डेड मतलब मरा हुआ नहीं है, बल्कि यह एक इंटेंसिफायर यानी एडवर्ब के रूप में बिल्कुल 100% का अर्थ दे रहा है। यानी कि डेड सर्टेन का मतलब होता है पूरी तरीके से निश्चित, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 82, 82 आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। रेयरली हैड द क्रिटिक्स praise a debut novel so enthusiastically। यह आपका rarely had a debut novel been praised so enthusiastically by the critics, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब कोई वाक्य रेयरली जैसे नकारात्मक शब्द से शुरू होता है तो इन्वर्जन का नियम लगता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। पैसिव वॉइस में यह संरचना होती है जैसे कि रेयरली प्लस हैड, रेयरली पहले आएगा, प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 यहां से शुरू हो रहा है। कह रहा है कि 83 to 85 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन 83 to 85 यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। 83 से 85 तक का क्वेश्चन आपको इस पैसेज को पढ़ करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल करके उसका आंसर देना है। पैसेज कह रहा था कि ट्रेनिंग इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम। यानी ट्रेनिंग देना बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है पहले के समय में। इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, जो एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए प्रोसेस करने के लिए दिया जाता था। इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेनली फोकस ऑन इम्प्रूविंग फिटनेस एंड कंडीशन द बॉडी ऑफ गेम्स और कंपटीशन। स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो इसमें ट्रेनिंग जो है फोकस किया जाता है कि उसका फिटनेस, खिलाड़ी का फिटनेस कैसा है और वो किस तरीके की बॉडी जो है उसकी फिटनेस है, वो गेम में किस तरीके से कंपटीशन में भाग ले पाएगा। तो ये पूरा स्पोर्ट के ऊपर जो है पूरा ये दिया गया था आपका ये पैसेज। और इस पैसेज के ऊपर आपका 83 क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑफ रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग ऑन एन एथलीट परफॉर्मेंस।
एथलीट के परफॉर्मेंस पर रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पड़ता यह है कि रेगुलर ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एन एथलीट ग्रोथ एंड फिटनेस, क्योंकि इस पैसेज में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शारीरिक प्रशिक्षण सीधे तौर पर फिटनेस के स्तर, ताकत, सहनशक्ति और समग्र एथलेटिक विकास में सुधार करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 84 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मेन पर्पज ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार बेस्ट एक्सप्लेन क्या कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका टू सिस्टमेटिकली प्रिपेयर एथलीट फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट। इसमें लास्ट लाइन में साफ साफ कहा गया कि खेल प्रशिक्षण खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धाओं में सफलता दिलाने और तैयारी करने का एक व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और नियोजित तरीका है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट 85 कह रहा था व्हाई डज द पैसेज डिस्क्राइब प्रिपरेशन एज एन ब्रॉडर देन ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन इंक्लूड मैनी एस्पेक्ट बियॉन्ड फिजिकल ट्रेनिंग। देखिए, पैसेज के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण मुख्य रूप से फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि तैयारी प्रिपरेशन एक व्यापक शब्द है जिसमें शारीरिक व्यायाम के अलावा समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के अन्य पहलू भी आते हैं। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बताना है इफ सी डैश हार्डर सी माइट हैव सिक्योर्ड द स्कॉलरशिप हैड स्टडी, क्योंकि यहां जो है जैसा कि प्रश्न में बताया गया था कि थर्ड कंडीशनल इफ वाले क्लाज में पास्ट परफेक्ट टेंस की मांग की गई है जो हैड प्लस भी की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूरी होती है। इसलिए आपका हैड स्टडीज ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द करेक्टली फॉर्म कंपाउंड वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। द फैमिली डिसाइडेड टू स्पेंड देयर वेकेशन एट a quiet dash in the countryside। गेस्ट हाउस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गेस्ट हाउस एक मान्य और सामान्यतः प्रयुक्त कंपाउंड नाउन में प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ होता है मेहमानों के ठहरने का स्थान। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 88 कह रहा है कि इन द सेंटेंस द ज्यूरी गेव द डिसीजन ऑन एनोनिमसली द वर्ड ज्यूरी इज विच काइंड ऑफ नाउन। ज्यूरी जो वर्ड है वो किस प्रकार का नाउन है? तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि देखिए ज्यूरी क्या होता है ना, ज्यूरी मतलब क्या होता है? एक निर्णायक मंडल, न्यायाधीशों या निर्णय लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह, ग्रुप, करेक्शन को दर्शाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 89, choose the correct preposition to complete the sentence। the manager was disappointed the dash dash careless attitude of the staff। with ऑप्शन नंबर आपका सी, with। देखिए इंग्लिश में जब किसी व्यक्ति के काम, रवैये, एटीट्यूड या व्यवहार से निराश होते हैं तो डिसअपॉइंटेड के साथ विथ प्रीपोजिशन हमेशा आता है। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, विथ। 90 नंबर आपका क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली completes the sentence in the past perfect tense। the patients for nearly 2 hours before the doctor arrived। ऑप्शन नंबर आपका ए, हैड बीन वेटिंग। इस वाक्य में फॉर नियरली 2 आवर्स यानी कि समय की अवधि दी गई है जो भूतकाल डॉक्टर के आने से पहले में लगातार चल रही थी। अतीत में किसी समय से लगातार चल रहे काम को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। डॉक्टर के आने से पहले से जो है लगभग 2 घंटे पहले जो है पेशेंट इंतजार कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे संस्कृत के 30 प्रश्न जो आपका होगा लैंग्वेज सेकंड के रूप में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज सेकंड में हम लोग संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी मेरा जो है पूरा 180 क्वेश्चन हो रहा था। 150 क्वेश्चन वो और 30 क्वेश्चन आपका ये संस्कृत का लैंग्वेज सेकंड के रूप में शुरू हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्री धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? तो यहां आपका करिष्यति आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, करिष्यति। क्योंकि
संस्कृत व्याकरण में लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, और क्री यानी कि करना। धातु का भविष्य काल में प्रथम पुरुष एक वचन रूप करिष्यति, करिष्यति मतलब क्या होता है, वह करेगा, यह बनता है। करोति लट क्या होता है, करोति लट लकार होता है, वर्तमान काल का रूप होता है। करोति क्या है, ये वर्तमान काल है, और ये क्या है, भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 62, राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजमार्गाचा। राजमार्ग एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसके रूप जैसे कि राम या बालक शब्द की तरह चलते हैं। जिस प्रकार बालक का पंचमी एक वचन बालकात होता है, क्या होता है, बालकात, उसी प्रकार राजमार्ग का होता है राजमार्गात। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। 63 करेगी, प्रगच्छति में उपसर्ग कौन सा है? तो ये आपका सिंपल सेंटेंस प्रो, क्योंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो धातु या शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। तो प्रगच्छति में शब्द क्या है, प्रो उपसर्ग आपका जुड़ा हुआ है। आगे 64, 64, गायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप चुनिए। तो यह आपका गायक, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, क्योंकि गायक शब्द अकारांत पुल्लिंग है, इसके प्रथमा विभक्ति के रूप में गायक यानी कि एक, गायको यानी कि द्वि, और गायका मतलब कि बहुवचन चलते हैं। तो यहाँ पे एक वचन रूप क्या हो जाएगा, गायक। 65, नगरम शब्द का प्राची शब्द कौन सा है? तो नगरम का प्राची होगा आपका पूरम, ऑप्शन नंबर ए पूरम, क्योंकि संस्कृत में नगरम का अर्थ शहर या नगर होता है, जिसका सटीक पर्यायवाची होता है पूरम यानी कि उद्यान बगीचा, इसलिए आपका ए पूरम सही हो जाएगा। उद्यान मतलब क्या होता है, बगीचा। नीडम मतलब क्या होता है, नीडम नीडम मतलब होता है घोंसला। पुस्तक मतलब किताब। आगे 66, 66, कह कि दुग्ध पिबंती वाक्य में क्रियापद कौन सा है? पिबंती, ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी, हाँ ये पिबंती डी। इस वाक्य का अर्थ है वे दूध पीते हैं। यहाँ दूध क्या है, कर्म है, और पिबंती मतलब कि पीते हैं क्या है, एक क्रिया है। तो ये क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। आगे संसर्ग का निम्नलिखित में से उष्म वर्ण कौन सा है? उष्म वर्ण, तो उष्म वर्ण है आपका ये तीनों सौ, तीनों सौ और हाँ ये उष्म वर्ण में आते हैं। आगे 68, शिक्षिका छात्राभ्य निर्देशम यक्षति वाक्य में छात्राभ्य किस कारक का उदाहरण? तो ये आपका संप्रदानम, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दानाथे चतुर्थी देने के युग में यहाँ शिक्षिका छात्र को निर्देश दे रही है, छात्राएं, इसमें चतुर्थी विभक्ति है जो संप्रदान कारक को दर्शाती है, इसलिए आपका ऑप्शन में डी से हो जाएगा। आगे 69, युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन वैकल्पिक रूप कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुभ्यम यानी कि ते। युष्मत यानी तुम, सर्वनाम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का मुख्य रूप तुभ्यम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 70, 70 कह रहा है कि फलकम शब्द का लिंग क्या है? फलकम शब्द का लिंग क्या है? तो ये है आपका नपुंसक लिंग का, नपुंसक लिंग। जिन निर्जीव या अकारांत शब्दों के अंत में म जैसे कि फलम, वनम, जलम, फलकम लगता है तो वे संस्कृत में सामान्यतः नपुंसक लिंग में आते हैं, न्यूट्रल में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 71 कह रहा है कि अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा रूप कौन सा है? वयम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अहम क्या है, हाँ। आगे 72, प्रति प्रलिखति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ? प्रलिखति, उपसर्ग पूछा गया।
आपका यहाँ पे प्र, ऑप्शन 1 का एक करेक्ट हो जाएगा। 73 वनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? वनात। ए, वन क्या है? एक अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तृतीय विभक्ति में इसके पुल्लिंग जो है वो राम शब्द की तरह चलते हैं, जैसे कि राम से रामात, वैसे ही वन से पंचमी एक वचन वनात बनेगा। आगे 74 कृषकः अन्नम खादति वाक्य में अन्नम किस कारक का उदाहरण? कर्म कारक का है, क्योंकि वाक्य का अर्थ है किसान अन्न खरीदता है, या खरीदने की क्रिया का प्रभाव सीधे अन्न पर पड़ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कर्म कारक करेक्ट हो जाएगा। आगे 75 कह रहा है कि देवी शब्द का लिंग क्या है? देवी शब्द का लिंग स्त्रीलिंग। आगे 76 कह रहा है कि सैनिका शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? सैनिका, ऑप्शन नंबर सी, सैनिका। सैनिक क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप राम की तरफ चलेंगे, जैसे एक वचन में सैनिक, द्विवचन में सैनिको, बहुवचन में सैनिका। आगे 77 निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव का है आपका यथाशक्ति। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद हमेशा अव्यय प्रधान होता है। आगे 78 कह रहा है कि अध्यापक कक्षात आगच्छति वाक्य में कक्षात शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचमी विभक्ति का। नेक्स्ट दोस्तों, आगे इसमें 78 में आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जब कोई किसी स्थान से अलग होता है, तो यहाँ अध्यापक कक्षा से आ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अपादाने पंचमी सूत्र से अलग होने के अर्थ में अपादान कार्य करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 79 कह रहा था कि दीर्घ पंथा का समस्त पद क्या होगा? दीर्घ पथ, दीर्घ पथ, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। समस्त पद क्या होगा? दीर्घ पंथा। आगे 80 कह रहा था कि यंत्र काराभ्य यंत्रे रचिते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? यहाँ हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, क्योंकि वाक्य में क्रिया रच्यन्ते यानी कि आत्मनेपद में है, और यक प्रत्यय के साथ अपने कर्म छात्र कार्याणी जो प्रथमा विभक्ति में है इसके अनुसार चल रही है। जहां कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 81 कह रहा है कि क्री धातु से कत्य प्रत्यांत रूप कौन सा है? कृता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भूतकालिक कत्य प्रत्यय जिसमें तो शेष रहता है, जब क्री धातु में जुड़ता है तो कृतः किया हुआ रूप बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 82 कह रहा है कि महेशा का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन ईश बराबर महेश, यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण है ये। अब 83 से 85 तक के जो क्वेश्चन है गद्यांश में, पुस्तकालय से ज्ञान से भंडार अस्ति छात्रा तत्र गत्वा विविध विषयकानि पुस्तकानि पठन्ति पुस्तकालये मौन पालनम आवश्यकम यते अन्य छात्रे अपि अध्ययन कुर्वन्ति यह छात्र नियमित रूपेण पठति तस्य शब्दान् ज्ञान वर्धते विचार शक्ति अपि विकासम गच्छति। पुस्तकालय ज्ञानस्य भंडार अस्ति, पुस्तकालय जो है वो ज्ञान का भंडार होता है। छात्रा तत्र गत्वा विविध विषयकानि पुस्तकानि पठन्ति, ये छात्र जो है यहाँ पे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के विषय को पढ़ते हैं। पुस्तकालय मौन पालन आवश्यक, पुस्तकालय में मौन पालन करना बहुत जरूरी होता है, शांति रहना बहुत जरूरी होता है। अब इसके अनुसार आपका जो है
क्वेश्चन नंबर 83 पे पूछा गया है कि पुस्तकालय की पालनम आवश्यकम, तो यहाँ पे मौन, ऑप्शन नंबर आपका बी, मौन पालनम, क्योंकि इसमें पुस्तकालय मौन पालन यानी पुस्तकालय में मौन का पालन करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि छात्रा पुस्तकालय कानी पठंती, तो यहाँ आपका पुस्तकानी, छात्र विद्यालय में क्या पढ़ने जाते हैं, तो किताब पढ़ने जाते हैं वहां पे, पुस्तकानी। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 करेगा कि पुस्तकालय से कस्य भंडार अस्ति, तो यहाँ आपका ज्ञान से भंडार अस्ति, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय में क्या है, ज्ञान का भंडार है। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि तत् प्लस जनः का सही संदर्भ चुनिए, तो ये हो जाएगा आपका तज्जनः, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी तज्जन, तज्जना, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ जो संधि है वो आपका अस्तो चुना चुचा जो सूत्र होता है संस्कृत का, इसका उदाहरण। इस नियम के अनुसार जब त वर्ग के बाद च वर्ग का कोई अक्षर, जैसे कि यहाँ पे ज आता है, तो त भी च वर्ग के अक्षर आधे जो में बदल जाता है, तो यहाँ पे तत् धंजन वर्ग क्या हो जाएगा, तज्जन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 87 धावह प्लस तुमुन से बनने वाला रूप कौन सा होगा, धावितुम, ऑप्शन नंबर आपका सी। के लिए अर्थ में, यहाँ पे के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसमें केवल तुम शेष रहता है। आगे 88 गुरु शिष्य बोधयति किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये है आपका कर्तृवाच्यम, कर्तृवाच्यम, ऑप्शन नंबर बी। इस वाक्य में कर्ता गुरु प्रथमा विभक्ति में है और क्रिया बोधयति सीधे कर्ता के अनुसार चल रही है। आगे 89 करेंगे मुख और नासिका दोनों से उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाता है आपका अनुनासिक स्वरा, ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनुनासिक स्वरा। क्योंकि पाणिनि की शिक्षा के अनुसार मुख नासिक वचनों नानुनासिक, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। आगे 90 नंबर पर अगला प्रश्न होगा आपका, हरि प्लस एव का सही संधिरूप कौन सा होगा, हरिरेव, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर यहाँ पे ई हो और बाद में कोई स्वर यहाँ ए आए, तो विसर्ग बदल करके र आधा र हो जाता है, इसलिए आपका हरिदेव, ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट अगला चौथा पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है मैथमेटिक्स का, गणित का। और गणित में आपका अब आपका यहाँ पे 91 नंबर से प्रश्न शुरू होगा मैथमेटिक्स का। अब तक हम लोगों ने जो है टोटल चार सब्जेक्ट के क्वेश्चन हल कर लिए हैं। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, एसएसटी के 30 क्वेश्चन, और अब शुरू करेंगे यहाँ से मैथ के 30 क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ आपका 91 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है कि एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है और वे 6वें दिन विश्राम करता है, तो औसत इसका निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 3.33। देखिए यहाँ एक दिन की कुल पढ़ाई कितनी है, 1.75 और 2.25, दोनों को जोड़ लेंगे ये 4 घंटा हो जाएगा। चूंकि वह 5 दिन पढ़ता है इसलिए कुल पढ़ाई कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 5 यानी कि 20। और 6वें दिन वो क्या कर रहा है, और 6 दिनों का औसत निकालेंगे, 6वें दिन क्या कर रहा है, तो 6 दिनों का औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका 20/6 से हम भाग दे देंगे, तो यही 3.33 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 92 नंबर पे कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे, तो 4 गुणे कितना है 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 चौको 36। यही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 93 कह रहा था कि एक ट्रेन सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, यात्रा की अवधि कितनी होगी? तो यहाँ जो है 4 घंटा 30 मिनट ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9:15 से दोपहर 1:15 तक सीधे 4 घंटा हो रहा है, सीधे आपका 4 घंटा हो रहा है, और 1:15 से 1:45 तक यानी कि 30 मिनट, और तो 4 घंटा 30 मिनट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे 94 नंबर पे अगला प्रश्न है कि 2x बटे 4x² को सरल कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1/2x। कैसे? देखिए अंश अंश क्या है, अंश है आपका 2x और हर है आपका 4x²। दोनों को 2x से क्या करेंगे हम, दोनों को हम 2x से विभाजित करेंगे, तो अंश में क्या बचेगा 2x बचेगा। 2x से क्या करेंगे हम, विभाजित कर देंगे 2x से, तो लास्ट में क्या बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2x। ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 95 कह रहा है कि 0.125 संबंधित 0.375 का सरलतम रूप क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका 1 संबंधित 3। देखिए दोनों संख्याओं में 0.3 अंकों के बाद है, ठीक है, 3 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए इन्हें 125 संबंधित हम लिख सकते हैं, 125 संबंधित 375 के रूप में लिखा जा सकता है। 125 से जब भाग देंगे तो ये 1 संबंधित 3 का आएगा, ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा। 96 कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 50 मीटर है और उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, आयत की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 मीटर। कैसे? देखिए आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे प्लस 1 समीकरण में मान रखने पर। समीकरण में जब मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 दिया हुआ है, आयत का परिमाप 50 मीटर, तो 50 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे यल प्लस 10, तो ये बराबर में आ जाएगा आपका 25 बराबर यल प्लस 10, तो यल आपका हो जाएगा यल मीटर, यानी कि 25 में से 10 घटेगा आपका 15 मीटर। यही आपका 15 मीटर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 97 नंबर अगला प्रश्न है कि 9.09 के 77% का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी 7, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालने के लिए होता है आपका 9.09 इंटू 77/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9.09 इंटू 0.77 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6.9993। इसे पूर्णांक राउंड ऑफ करने के लिए हम अनुमानित 7 मानते हैं, तो ये 7 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 98, ये 98 क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत कितनी होगी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4910 रुपया 40 पैसा। कैसे? क्योंकि फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसको फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए हो जाएगा आपका 24.8 गुणे 16.5 बराबर, ये जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका 409.2 मीटर स्क्वायर।
अब कुल लागत निकालने के लिए क्षेत्रफल को हम दर से गुणा करेंगे, तो 409.2 गुणे हो जाएगा 12 बराबर यही हो जाएगा आपका 4910 रुपया 40 पैसा। ऑप्शन में आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 99 कह रहा है, 99 कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, आरोही क्रम में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17/18 सॉरी हाँ सी, 17/18 19/20 23/24 और 29/30। जब सभी भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर 1 हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। इसे सही बढ़ता हुआ आरोही क्रम आपका 17 19 23 और 29 होगा। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे 100 नंबर पे अगला प्रश्न है कि यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रविवार, रविवार। क्योंकि देखिए वर्ष 2001 लीप वर्ष है जिसमें 366 दिन होते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 365 दिनों का फासला है, तो 365 को 7 से जब भाग देंगे तो इसमें एक शेष आएगा, इसलिए आपका शनिवार में एक दिन जोड़ने पर क्या आ जाएगा? आपका रविवार आ जाएगा। आगे 101 कह रहा है 101 कि एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन होगा आपका 30 घन सेंटीमीटर। कैसे होगा? देखिए घनाभ जो होता है, घनाभ, घनाभ का आयतन होता है 5 गुणे 3 गुणे 2, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। आगे 102 102 कह रहा था कि भारत की राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका जनगणना 2011 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में 199.8 जनसंख्या प्रति मीटर में है, साक्षरता 67.7 है। महाराष्ट्र में 112.4 है, 82.9% साक्षरता है। बिहार में 104 है जनसंख्या प्रति मीटर और साक्षरता आपका 63.8 है। वहीं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का इस तरीके से आंकड़ा दिया हुआ है। अब इस आंकड़े के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस जोड़े की साक्षरता दर 70% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि तालिका के अनुसार 70% से अधिक साक्षरता वाले राज्य महाराष्ट्र 82.9%, पश्चिम बंगाल 76.3% और मध्य प्रदेश 17.6%। इनमें से जिनकी जनसंख्या 100 मिलियन से कम है वे केवल पश्चिम बंगाल 91.3 और मध्य प्रदेश 72.6 है। आगे 103 कह रहा था कि यदि 5 अप्रैल 2030 शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2030 से 2031 तक एक सामान्य वर्ष का अंतर होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। तो 365 में हम 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे एक विषम दिन आता है, इसलिए शुक्रवार में एक दिन आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगा? आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आगे 104 104 कह रहा था कि वर्ष 2018 से 2022 तक भारत के गेहूं उत्पादन और निर्यात से संबंधित दी गई तालिका का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2018 से लेकर के 2022 तक ये उत्पादन है, ये निर्यात है, ये उत्पादन, ये निर्यात, ये उत्पादन, ये निर्यात। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है? तो इसमें आया है आपका 2021-22 में, क्योंकि
तालिका में कॉलम के उत्पादन में एमटी में देखने में पता चलता है कि उत्पादन 2018 से 2021 तक 109.6 का लगातार बढ़त हो रहा है, लेकिन 2022 में गिर करके 106.8 हो गया। इसलिए कमी जो है 2021 और 22 के बीच में आई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 105 कह रहा था कि 7500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज। अब 105 में जो कह रहा है कि 7500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। प्राप्त राशि को फिर से 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है। अंतिम राशि ज्ञात करिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,788 रुपया। बट कैसे? देखिए, इसमें पहले 3 वर्षों का ब्याज निकालने के लिए आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 7500 गुणे 8 गुणे 3/100। जब काट देंगे तो 75 गुणे 8 गुणे 3 बराबर ये आपका हो जाएगा 1800। अब 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, 7500 मूलधन प्लस ब्याज आपका हो जाएगा 1800। ये दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9300। अब इस 9300 रुपये पर अगले 2 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपका, जब इसको निकालने के लिए आप फिर से वही ब्याज निकालिए, 9300 गुणे 8 गुणे 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 93 गुणे 8 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका 1488 रुपया। अब 9300 प्लस 1488 रुपया जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,788 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 106 करा कि एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है, 2.5 घंटे में कितने पृष्ठ स्कैन होंगे? 900 होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। कैसे होंगे 900? देखिए, समय दिया है इसमें लॉजिक, 3/4 घंटा, 3/4 यानी कि 0.75 घंटे में, तो यानी कि 270 पेज दे रहा है प्रिंट। ये 1 घंटे में पेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में पेज की संख्या हो जाएगी आपका 270/0.75 बराबर 360 पेज दे रहा है। इसलिए 2.5 घंटे में कितना देगा, तो 360 गुणे 2.5, तो ये टोटल आपका 900 पेज प्रिंट देगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 107, किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है, फिर 8.4% घटाया जाता है, कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कितना हो जाएगा? 3.05%। ऑप्शन नंबर आपका, इसमें से क्या करेंगे, 12.5% में से 8.4% घटा देंगे, वही आपका 3.05% आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे 108 का है कि एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है, यदि 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरेगा? 270 आपका राइट आंसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए संयंत्र की क्षमता कितनी है, 18/12 बराबर कितना है, 1.5 लीटर प्रति मिनट। 1.5 लीटर जो है एक मिनट में भर रहा है। अब 3 घंटे में कितना भरेगा? 3 घंटे में कितना मिनट होता है? 3 घंटे में होता है आपका 180 मिनट। इसलिए 180 मिनट में पानी कितना भरेगा? तो 180 गुणे 1.5 बराबर हो जाएगा आपका 270 लीटर। यही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 109 कराएगा 6400 रुपये पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। बहुत सिंपल इसका सूत्र है, 1728 रुपये राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा? साधारण ब्याज का बहुत सिंपल सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 64 गुणे 9 गुणे 2 बराबर हो जाएगा आपका 3 वर्षों के लिए, 3 64 गुणे 9 गुणे 3 64 गुणे 27 बराबर हो जाएगा 1728। यही आपका 1728 करेक्ट हो जाएगा। 110 करा था कि एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटों में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है।
यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता रहे तो 21 घंटों में वो कितने हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा? तो यहाँ पे 252 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 96, देखिए 96 हेक्टेयर भूमि जो है वो 8 घंटे में, 96/8 बराबर 12 हेक्टेयर, 12 हेक्टेयर प्रति घंटा वो कर रहा है, 12 हेक्टेयर 1 घंटे में कर रहा है। तो यहाँ हमको 21 घंटों में क्या करना है, तो 21 × 12 बराबर हो जाएगा आपका 252 हेक्टेयर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 111 कह रहा है, एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, एक वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, परिकेंद्र ज्ञात करना है इसका। तो यहां आपका हो जाएगा 10.625 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे परित्रिज्या जो है, परित्रिज्या का सूत्र होता है आर बराबर ए गुणे बी गुणे सी बटे 4 गुणे त्रिभुज। अब इस सूत्र से अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9-10 + 17 बटे में आ जाएगा आपका 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। अब क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √18 × 9 × 8 × 1 बराबर हो जाएगा ये 1296। इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। अब सूत्र में इसका मान रख देंगे तो आर बराबर हो जाएगा 9 × 10 × 17 बटे 4 × 36 बराबर हो जाएगा 1530 बटे में आ जाएगा 144। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10.625। यही आपका ऑप्शन में सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 112, 3 बत्तियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती हैं, वे फिर से एक साथ कब झपकेंगी? 16.8 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक साथ झपकने का समय इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम होगा। तो 4.2, 5.6 और 8.4 का एलसीएम निकालने के लिए इन्हें हम 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 42, 56 और 84। अब इनका एलसीएम होता है आपका 168। वापस 10 से भाग देने पर कितना हो जाएगा ये 16.8। यही आपका ऑप्शन में सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 113 करेंगे, एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। 2 × 2 सेंटीमीटर आकार के कितने घन इस डिब्बे के अंदर रखे जा सकते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 30। देखिए डिब्बे का आयतन हो जाएगा आपका 10 × 6 × 4 बराबर 240 सेंटीमीटर क्यूब, और एक छोटे घन का आयतन हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब डिब्बे में आने वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 240/8 बराबर 30, 8 तरीके 24, 30 घन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे 114 कह रहा है कि 600 रुपए की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना मिलेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 168 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? इसका सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर, यानी कि 600 × 7 × 4 बटे 100 हो जाएगा। काट देंगे 2 जीरो से तो आपका 6 × 7 × 4 यानी कि आपका हो जाएगा 168 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 115 कह रहा है कि 4368 भागा 16 का भागफल क्या होगा? भाग देंगे, बहुत सिंपल है, सीधे जो है इसको जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ आपका 273 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे
116 करा था कि एक व्यापारी 15 कापियां 270 रुपये में खरीदता है और प्रत्येक को 21 रुपये में बेचता है। लाभ उसका परसेंटेज में ज्ञात करिए। लाभ निकालना है। 16.67% इसका लाभ होगा, लेकिन कैसे होगा देखिए। क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर है कितना, 270 रुपया। सभी 15 कापियों का विक्रय मूल्य एसपी, तो यहाँ पे 15 गुणे कितना हो जाएगा, 15 गुणे 21, 15 गुणे 21 बराबर 315। अब कुल लाभ क्या हो जाएगा, 315 में से हम 270 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। अब लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 बटे कर देंगे 270, गुणे कर देंगे 100 और काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/6 गुणे 100 बराबर ही आ जाएगा 16.67%। 117 करा था कि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं ADBECF केंद्रक G पर प्रतिच्छेद करती है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो 117 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए किसी भी त्रिभुज का केंद्रक उस त्रिभुज के 3 समान क्षेत्रफल वाले छोटे त्रिभुजों में बांटता है, इसलिए त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल जो है मूल त्रिभुज का 1/3 होगा, यानी कि 72/3 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 118 कह रहा था कि एक वर्ग का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ 81 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a√2, इसलिए जहां क्या है a जो है क्या है, एक भुजा होती है, जहां a भुजा है, चूंकि विकर्ण क्या है आपका 9√2, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 119 कह रहा है कि 3 उत्पादन इकाइयां क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट पुनः बात शुरू होती है, वे फिर एक साथ शुरू होंगी। तो यहाँ आपका 270 मिनट आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि एक साथ शुरू होने का समय 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट का लघुत्तम संपर्क एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा 270, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 120 है, एक दुकानदार एक किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक का अंकन लगाकर 11% की छूट देता है। लाभ परसेंटेज में इसका ज्ञात करिए। 15.7% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना है, 100 रुपया है। अब 30% बढ़ा देगा तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। अब 130% पर वो क्या कर रहा है, 11% छूट दे रहा है। तो 130 गुणे 0.11 बराबर कितना दे रहा है, 14 रुपया 14.3 रुपये की छूट दे रहा है। विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 130 रुपया माइनस 14 रुपया 3 पैसा बराबर 115 रुपया 7 पैसा। अब 100 की चीज 115 में वो बेच रहा है तो 15.7% क्या हो रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें जो है यहाँ पे आपका गणित वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, अगला 5वां पार्ट जो होता है ये आपका आखिरी पार्ट होता है इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन का। अब पर्यावरण अध्ययन में आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है 121 नंबर पे, सीखने का कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं जो नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ एकीकृत करके अद्वितीय अर्थ का निर्माण करते हैं। तो ये है आपका रचनावाद का सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी। क्योंकि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की रचनावाद को मानते थे। उन्होंने वो कहते थे कि बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते हैं,
वे अपने पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज और अनुभवों के आधार पर नई जानकारी जोड़कर खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 122, भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है? मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और निम्न आय समूहों में एलआईजी के लिए। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य होता है जिसका मुख्य लक्ष्य 2022 जिसे बाद में बढ़ाया गया तब सभी पात्र शहरी गरीबों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए पक्के घरों की व्यवस्था करना होता है। 123 कह रहा था कि संचार योग्य रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह आपकी हाथ की स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश संक्रामक रोग जो होते हैं जैसे कि फ्लू, कोविड या पेट के संक्रमण हाथों के जरिए मुंह में या नाक, आंखों तक पहुंचते हैं। इसलिए साबुन से हाथ धोना या हैंड हाइजीन संक्रमण रोकने का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हाथ की स्वच्छता आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे 124 कह रहा था कि भारतीय शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों के नगर पालिका, नगर परिषद के वार्डों में विभाजित करने का प्राथमिक आधार क्या है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व। देखिए, नगर पालिकाओं या नगर निगमों को चुनाव और प्रशासन की सुविधा के लिए वार्डों में बांट दिया जाता है। इसका मुख्य आधार उस क्षेत्र की जनसंख्या होती है ताकि हर वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रहे। नेक्स्ट आगे 125 125 कह रहा है 125 कि अधिगम प्रक्रिया में सीसीई का कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण में सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, अधिगम गतिविधियों और भागीदारी, अधिगम गतिविधियों और परियोजनाओं में भागीदारी। सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं इसको। केवल परीक्षा लेने तक सीमित नहीं होता है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्ले, डिबेट और कक्षा की अन्य गतिविधियों का भी मूल्यांकन होता है जो बच्चे को सिर्फ चुपचाप रहने के बजाय खुद करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे 126 कह रहा था कि पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों को सेवा प्रदान करने और आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए डैश और की आवश्यकता होती है। तो ये होता है आपका विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की, क्योंकि कोई भी सामान्य नौकरी और पेशा जैसे कि डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इसमें यही अंतर है कि किसी पेशे के लिए एक औपचारिक डिग्री, विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आगे 127 कह रहा है कि ईवीएस में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षकों के लिए एक ऐसे साधन के रूप में कार्य करता है जिससे वे एक भयमुक्त और सहायक वातावरण में छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी कर सके। तो यहाँ आपका 127 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन पढ़ाई के दौरान लगातार चलता रहता है, जैसे कि क्विज, क्लास टेस्ट, चर्चा। इसका उद्देश्य बच्चों को फेल पास करना नहीं होता है, बल्कि बिना किसी डर के उसके सीखने की कमियों को पहचान करके उसका सुधारना होता है। 128 कह रहा है कि पौधों का कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं? 128 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। देखिए, एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी पौधों का वह समूह है जिनमें फूल आते हैं और उनके बीज फल यानी अंडाशय के अंदर सुरक्षित रूप से बंद रहते हैं, जैसे कि आम है, सेव है, गुलाब है। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 129 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, निचली सभा और राज्यसभा, ऊपरी सभा से मिलकर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका संसद से। ऑप्शन नंबर आपका डी, पार्लियामेंट, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा यानी उच्च सदन और तीसरा है लोकसभा यानी कि निम्न सदन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे द पार्लियामेंट, संसद, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 130 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों के एकीकरण की आवश्यकता होती है? 130 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विज्ञान,
नीति और अर्थशास्त्रों के दृष्टिकोणों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन को समझने और सुलझाने के लिए केवल विज्ञान काफी नहीं है, इसके लिए सरकारी नीतियों और अर्थशास्त्र को भी एक साथ लागू करना पड़ता है। आगे 131 ध्रुवीय भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा उत्तक से चर्बी एक मोटी परत होती है। इस विशेष परत को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ब्लबर। ऑप्शन नंबर आपका डी, ब्लबर। ध्रुवीय भालू, व्हेल और सील जैसे ठंडे प्रदेशों पानी के जलीय जीवों की त्वचा के ठीक नीचे चर्बी फैट की एक बहुत मोटी परत होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है। यह उनके शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 132 कह रहा था कि भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। तो ये आपका वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि देश की आर्थिक वित्तीय स्थिरता गंभीर खतरे में है। भारत में आज तक इसे कभी लागू नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 133 हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है और अंततः इसे अरब सागर से जोड़ता है? इसको बोलते हैं होर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। होर्मुज जलडमरू मध्य पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है और जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 134 जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है जिसका अर्थ है नग्न बीज। उनके बीज की कौन सी विशेषता इस नाम को सही ठहराती है? तो ये है आपका ऑप्शन में भी, वे अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित होते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी का शाब्दिक अर्थ ही नग्न बीज होता है। एंजियोस्पर्म के विपरीत इन पौधों जैसे कि चीड़ के बीज किसी फल या अंडाशय के अंदर बंद नहीं होते हैं बल्कि शंकु पर खुले रूप में लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 135 नंबर पर अगला क्वेश्चन है कि किस मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना। दुनिया भर में भूजल के अंदर होने का सबसे बड़ा कारण कृषि है। वैश्विक स्तर पर निकाले गए ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 136 करेक्ट, किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता। क्योंकि विज्ञान में कोई रसायन, गैस या पदार्थ किसी जीव को कितना नुकसान पहुंचा सकता है उसे उसकी विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापन कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 137 कह रहा है कि एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है? तो 137 में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सतत पद्धतियां, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। देखिए, सतत विकास का मुख्य सिद्धांत ही यह है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि आज की जरूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे संसाधन बचे रहें। 138 कह रहा है कि भारत में 31 अक्टूबर को विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, क्योंकि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण करके आधुनिक भारत का निर्माण किया था। उनके इस योगदान के सम्मान में 31 अक्टूबर को उनका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे 139 कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि सीखने का स्थानांतरण की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब दो गतिविधियों में समान तत्व या साझा सिद्धांत होते हैं?
यहाँ 139 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कार्य के बीच स्थानांतर के समान तत्वों का स्पष्टीकरण। देखिए ईएल थॉर्नडाइक के समान तत्वों के सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट के अनुसार एक सीखी गई बात जैसे कि साइकिल चलाना, दूसरी चीज जैसे कि बाइक चलाना में तभी मददगार होती है जैसे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब दोनों के बीच कुछ समान तत्व यानी कि बैलेंस बनाना मौजूद हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि पारिस्थितिकी संदर्भ में जैव विविधता के नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी, क्योंकि जैव विविधता का अर्थ होता है बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे। इसके नुकसान का सीधा मतलब है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में जीवों की अलग अलग प्रजातियों का नष्ट होना या उनकी संख्या कम होना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 करेंगे ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने, खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे किस कौशल को मजबूती मिल रही है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा टीम का सामंजस्य, टीम कोजन। देखिए जब कई खिलाड़ी एक दूसरे से बात करते हैं, तालमेल बिठाते हैं और मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं तो इसे समूह के भीतर टीम भावना या टीम कोऑपरेशन कहते हैं। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर बदलकर नैतिक मानकों का सबसे सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। तो 142 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्थिक फायदे के लिए मैच के नतीजों में हेरफेर करना। पैसे या अन्य फायदों के लिए जानबूझकर खराब खेलना या मैच हार जाना मैच फिक्सिंग, खेल भावना और नैतिकता का सबसे गंभीर उल्लंघन माना जाता है। 143 कह रहा था कि पारिस्थितिकी तंत्रों और डैश डैश का सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनियमन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो 143 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन देखिए वायु, जल, मिट्टी, जंगल और खनिज हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। यदि हम इनका संरक्षण करेंगे तभी पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि जलवायु विनिमय जैसी समस्याओं को रोका जा सकेगा। आगे 144 कह रहा है कि भू आकृतियों का कौन सा जोड़ा उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है। तो ये खाता है आपका ऑप्शन नंबर सी पर्वत, चौड़ा आधार, खड़ी ढलानें, नुकीली चोटियां। क्योंकि यह पर्वतों की बिल्कुल सटीक भौगोलिक परिभाषा है। पहाड़ों का आधार नीचे से चौड़ा होता है, उनके किनारे खड़े ढलान वाले होते हैं और सबसे ऊपर नुकीला शिखर होता है। आगे 145 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर पर किया जाए जिससे वे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सके और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। तो 145 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सतत संसाधन प्रबंधन। पर्यावरण में सतत का मतलब होता है कि संसाधनों का इस तरह से समझदारी पूर्वक प्रबंधन करना ताकि पृथ्वी स्वयं उनकी प्राकृतिक रूप से भरपाई कर सके। 146 कह रहा था कि किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें किसी छात्र के देखे गए व्यवहार और उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं, कौशलों तथा आचरण को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया जाता है। तो इसको बोला जाता है वृत्तांत, अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृत्तांत, अभिलेख शिक्षक की वह डायरी या फाइल होती है जिसमें वह कक्षा में हुई किसी विशिष्ट संक्षिप्त घटना या बच्चे के खास व्यवहार को तारीख के साथ लिखता है ताकि बच्चे के विकास को समझा जा सके। और यह प्रश्न आपका सीडीपी में आता है लेकिन ये ईवीएस में पूछा गया है। 147 कह रहा था कि किसी राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामलों को संभालने और विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी राज्य न्यायपालिका। राज्य स्तर पर कानून बनाना विधानसभा का काम है, लेकिन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, विवादों को सुलझाना और न्याय देना राज्य न्यायपालिका जैसे कि हाईकोर्ट और जिला अदालतों का काम होता है। आगे 148 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव के सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्रों में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और इग्लू बनाना।
देखिए एस्किमो इनुइट लोग उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक की जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए बर्फ के घर यानी इग्लू बनाते हैं और जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं। यह मानव के द्वारा पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने का एक बेहतरीन उदाहरण होता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 149 149 तरह की बंदरगाहों को उनके राज्यों से मिलान करिए। ऑप्शन नंबर सी, पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है और चौथे का ए है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका कहाँ है? मुंबई में है। और मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पे है? गोवा में है। नया मंगलौर बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है। तो ये आपका मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 150 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मदद मिलती है? 150 नंबर के इस आखिरी प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीम खेल, टीम स्पोर्ट। क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी जैसे टीम खेल बच्चों को एक साथ मिलकर काम करना सिखाते हैं। इसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि से ज़्यादा टीम की जीत, साझा लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, जिससे उनकी टीम वर्क विकसित होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में आज हम लोग देखे हैं यूपी टेट 3 जुलाई 2026 पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर का यानी कि प्राइमरी लेवल का सभी 180 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोगों ने लाइव हल किया है, जो आपका ऑफिशियल आंसर की दिया गया है उस आंसर की के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने जो ऐड किया है वो आपका संस्कृत विषय का ऐड किया है, क्योंकि लैंग्वेज में हमने 3 लैंग्वेज लिया था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो वही 30 प्रश्न आपका संस्कृत का जो हमारा बढ़ रहा है वही आपका 180 प्रश्न हो रहा है। तो टोटल 180 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया है यूपी टेट 3 जुलाई 2026 पेपर फर्स्ट प्राथमिक लेवल का। उम्मीद करता हूँ ये ऑफिशियल पेपर आपको आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।